नमस्कार। आप सभी को मैं सोनल गोयल आईएएस ऑफिसर 2008 बैच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज जो विषय मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी वो है सिविल सर्विसेज की तैयारी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सेकंड लेवल होता है तैयारी का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगी, जो कि है मेंस एग्जामिनेशन। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम सबको पता है कि इस साल के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था और मेंस में अब जिन कैंडिडेट्स को अपीयर होना है उसकी लिस्ट आ चुकी है और अब सितंबर बेसिकली मिड सितंबर 16 सितंबर से मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो आई एम श्योर कि आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि मेंस लिख रहे होंगे और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि अगले साल की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं जो आज सेशन लूँगी ये प्राइमरीली मेंस के ऊपर फोकस करके मेंस की तैयारी में हम क्या चीज़ों का ध्यान रखें, क्या बातों का ध्यान रखें जिससे हमारा मेंस में मार्क्स अच्छे आएँ, स्कोर अच्छे आएँ। और लेकिन साथ के साथ में शुरुआती तौर पे क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी एक ऐसा विषय है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज भी हमको पता है कि हमारा जो सिविल सर्विसेज है तो वो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है। और इसमें अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, डेटा की बात करें, तो मोर देन 10 लाख ऑफ एस्पिरेंट्स फिल द प्रीलिम्स फॉर्म, लेकिन सिलेक्शन होता है फ्यू हंड्रेड्स में। तो सिलेक्शन फ्यू हंड्रेड्स में है और मोर देन 10 लाख एस्पिरेंट्स जो है इसका फॉर्म भरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना टफ है, कितना हाई इसमें जो कितना लो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है। और इसीलिए इसकी जो यूनिकनेस है वो हर साल यूनिकनेस को चेंज किया जाता है, हर बार पैटर्न एग्जामिनेशन का चेंज किया जाता है। तो यू रियली कांट प्रिडिक्ट बट यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हमारा जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो ऐसा नहीं है कि एनीथिंग अंडर द सन, दे हैव अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस और इस सिलेबस के हिसाब से क्या इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुद्दे हैं जो कि एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को, एक ऑफिसर जो बन जाए उसको पता होनी चाहिए। तो उससे उसके इर्द गिर्द ही हमारा जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं थोड़ी सी प्राइमरली बात करूं कि सिविल सर्विसेज क्यों जाना चाहिए या सिविल सर्विसेज क्यों जाएं, तो डेफिनेटली इसमें कुछ प्रॉन्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं जो सिविल सर्विसेज के बारे में, और लेकिन साथ ही साथ में कुछ कॉन्स हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो डेफिनेटली ये जो सिविल सर्विसेज है इट ब्रिंग्स रिस्पेक्ट, इट ब्रिंग्स कैरिस्मा इन द सोसाइटी। आप एक पोजीशन पे पहुंचते हो और साथ ही साथ में जिस पोजीशन पे पहुंचते हो उसमें यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद द पीपल एंड कंट्रीब्यूटिंग टू देयर वेलफेयर। तो लोगों के साथ जुड़ के काम करने का जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। और जो डाइवर्सिटी है, सो डाइवर्सिटी इस तरीके से है कि आप एक इनिशियल अपने जो करियर के कुछ साल होते हैं, 7, 8, 10 साल होते हैं, उसको आप फील्ड में व्यतीत करते हैं, फील्ड में आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। उसके बाद में आप डायरेक्टरेट्स में मूव करते हैं, सेक्रेटेरिएट्स में मूव करते हैं, उसमें आप डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं। एंड देन एज यू मूव फर्दर इन योर करियर you become secretary, you become principal secretary, you come to government of India, or officers rise up to the rank of secretary to the government of India, chief secretaries in the state governments, right? So ये जो एक अपॉर्चुनिटी है कि आज आप रूरल में काम कर रहे हो, कल आप अर्बन में काम करोगे, साइंस एंड टेक में काम कर रहे हो, फिशरी में काम करोगे, तो ये और किसी सर्विस में और किसी करियर में नहीं है। और बहुत ही यंग एज में आपको डाइवर्सिटी मिलती है, बहुत ही यंग एज में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाओ। लेकिन साथ ही साथ में इसमें कॉन्स है, इसमें चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है कि ये ट्रांसफरेबल जॉब है। आपको ये नहीं पता कि आपकी आज यहाँ पोस्टिंग हुई तो आप यहाँ कब तक रहेंगे। यू कैन डेफिनेटली बी ट्रांसफर्ड एंड ऑल्सो
आपका ट्रांसफर होता है तो अनस्टेबल फैमिली लाइफ, बेसिकली फैमिली लाइफ बहुत ही अनस्टेबल हो जाती है। आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, उनकी भी लाइफ पे इफेक्ट आता है। और साथ ही साथ में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस हैं। एंड देन देयर इज अ डायनामिक पैराफर्नेलिया। डायनामिक पैराफर्नेलिया है जिसमें कि एनजीओ, मीडिया, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, प्रेस, जो कि आज एक एम्बिट की तरह हमारे आसपास में है। और उन सब के बीच में उन सबको बैलेंस करते हुए हमें काम करना है, राइट? सो दिस बिकम्स वेरी चैलेंजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, दैट you have to balance out all these factors, all work in the dynamic paraphernalia, and then work in the right direction and approach to work for the people and help the society, right? तो ये इस तरीके की फ्रेंड्स बात है कि हमारा सिविल सर्विसेज में तैयारी करना इजी है, लेकिन हम जिस मकसद से सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, एक और बात मैं सब बिगनिंग में आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है। वाई इज इट दैट यू वॉन्ट टू बी इन सिविल सर्विसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमें सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है। और साथ ही साथ में जब ये बात क्लियर हो जाए कि हाँ हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, आपको कौन से ईयर का अटेम्प्ट देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा कि मैम आई एम प्लानिंग फॉर 2025 प्रीलिम्स टारगेट है मेरा, तो इज इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट, इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। तो ये भी बात है कि हमारा जो अगर एम है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसके साथ में उस एम को आप अचीव कैसे करोगे। व्हाट इज योर एक्शन प्लान, व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन। आप कब से तैयारी शुरू करोगे, कितने टाइम आप दे सकते हो, राइट? और ग्रेजुएशन के बाद करोगे, ग्रेजुएशन से पहले तैयारी शुरू करोगे, स्कूल टाइम में, कई बार स्कूल टाइम से ही बच्चे हैं वो मेरे से पूछते हैं कि हमारा अभी से मन है कि हम ग्रेजुएशन के बाद इमिडिएटली एग्जाम दें। तो ये सभी चीज़ों को फैक्टर करके आपको डिसाइड करना है कि आप तैयारी कब शुरू कर रहे हो। और डेफिनेटली एक ये भी बात है, मैं बोलना चाहूँगी कि डू नॉट स्टार्ट वेरी अर्ली, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है इसमें 2 साल कम से कम लगते हैं। 1 साल तो आपको तैयारी करके प्रीलिम्स देने के लिए, और उसका अगले साल में जो हमारा जो पूरा प्रोसेस होगा, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, राइट, तो उसमें भी आपको पूरा 1 साल लग जाएगा। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि इतना टाइम आप 2 साल कम से कम लगाएंगे, जो कि फिर आगे भी बढ़ सकता है, 3, 4, 5 साल तक भी जा सकता है। तो आप ये कब से करना चाहते हो। और साथ ही साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं हमेशा हर एस्पिरेंट को सजेस्ट करती हूँ, वो होती है प्लान बी की। तो प्लान बी क्या है कि प्लान बी ये है कि अगर सपोज आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे। तो क्योंकि आपने उतना टाइम 2, 3, 4 साल लगाए होते हैं तैयारी करके एग्ज़ाम देने के लिए, और डेफिनेटली अगर नहीं होता तो बहुत ही निराशा होती है। तो वो आपका जो टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके फिजिकल एफर्ट्स, आपका साइकोलॉजिकल जो अटैचमेंट हो जाता है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, तो उस पर इम्पैक्ट ना आए। तो हमें किस तरीके से उसको फेस करना है, एंड देन व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे मेरा जो प्लान भी था, मेरे से जब एस्पिरेंट्स बात करते हैं तो मेरा प्लान भी ये था कि मेरा अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता, तो क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया, बीकॉम में कॉमर्स ग्रेजुएट, और उसके अलावा मेरा जो है CS मेरा कंप्लीट हो गया था बिफोर आई स्टार्टेड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो मेरा प्लान भी यही था कि मैं उस टाइम में फिर LLB भी स्टार्ट किया था तैयारी के साथ साथ। तो अगर मेरा नहीं होता तो मैं कॉर्पोरेट प्रोफेशन में जाती, और मेरा जो एक एम था, मेरा ड्रीम था कि मुझे लोगों की मदद करनी है, NGO, सिविल सोसाइटी पे मुझे काम करना है। तो मैं अपना कोई NGO सेटअप करती ताकि मैं लोगों के वेलफेयर के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए काम कर पाऊँ। तो ये था मेरा प्लान बी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, प्लान बी को आप ध्यान में रखो। और
हमारा जो एम है वो डेफिनेटली होना चाहिए कि हम सिविल सर्विसेज के ऊपर फोकस करके करें, बट कहीं ना कहीं जहन में आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, मैं आज का टॉपिक पे डिस्कशन करना शुरू करती हूँ, क्योंकि लगभग आधा घंटा मैं उस पर डिस्कस करूंगी और लास्ट के 10 से 15 मिनट में मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो व्यूअर्स मेरे से आज कमेंट्स बॉक्स में सुबह जब मैंने पोस्टर डाला तब भी पूछे, और लाइव सेशन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी मैं लेना चाहूँगी। तो नाउ लेट मी कम डायरेक्टली टू द प्रिपरेशन फॉर द मेंस, यूपीएससी मेंस जो स्टेज होती है, मेंस एग्जामिनेशन होती है, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, एक बात ये है कि जो मेंस एग्जामिनेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास में जो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो पैटर्न ऐसा है कि प्रीलिम्स इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप बट इट इज ओनली क्वालिफाइंग। तो प्री को आपको पास करना, क्लियर करना है, लेकिन उसके बाद में प्री का जो स्कोर है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होता, राइट। तो हमारा जो मेंस में है, मेंस में बेसिकली 9 पेपर्स होते हैं, 250 मार्क्स ईच, लेकिन उसमें जो 2 पेपर होते हैं, एक होता है इंग्लिश और एक होता है एनी वर्नैक्युलर लैंग्वेज, जो कि आपका जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज का जो पेपर है, उस पेपर को लेके चॉइस है आपके पास, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मेरा हिंदी था, कोई संस्कृत लेता है, कोई और लैंग्वेज लेता है, पाली लेता है, तो वो दैट इज अप टू यू। एंड देन उसके अलावा जो 7 पेपर हैं उसके जो मार्क्स है 250 into 7, सो 250 into 7 इज इक्वल टू 1750। तो ये जो 1750 का जो मार्क्स है ये हमारा टोटल होता है मेंस का, और इसके साथ फिर हमारे जुड़ते हैं 275 मार्क्स इंटरव्यू के, और उसका जो टोटल होता है उसका टोटल हमारा हमारा फाइनल सिलेक्शन में काउंट होता है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरे मार्क्स है इसमें मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है? मेंस एग्जामिनेशन की। इसलिए जरूरी है कि हम मेंस पे ध्यान रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम पैटर्न को थोड़ा समझें। तो पैटर्न को समझने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यू शुड बी थॉरो विद द सिलेबस। जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उसमें, जिसमें एसे लिखा है, जिसमें हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में लिखा है, जिसमें हमारे जीएस के 4 पेपर के बारे में लिखा है, उसके टॉपिक को हमें अच्छे से जहन में रखना है, अच्छे से हमारे माइंड में होने चाहिए, और उन टॉपिक्स को ही बेस बना के हमें तैयारी करनी है। तो मैं जस्ट ब्रीफली पेपर के बारे में बताती हूँ। तो पेपर 1 इज अबाउट एसे, पेपर 2 इज जीएस का पेपर 1 विच इज हिस्ट्री, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी। पेपर 3 है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 4 है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एंड देन 2 पेपर होते हैं, पेपर 6 and 7, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो ऑप्शनल कैसे चूज करें इस पर भी मैं डिस्कशन करना चाहूंगी। तो आप फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, लेट मी स्टार्ट बाय कोटिंग वन एग्जाम्पल ऑफ अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल मैं आज अपने सेशन में इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ कि उन्होंने, हालांकि वो सिविल सर्विसेज में नहीं आई हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ में उन्होंने अपना ग्रिट और डिटर्मिनेशन दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने अपने जिंदगी में चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ी हैं, वो हम सब के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम भी मतलब शी इज एक्चुअली ट्रूली एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वन कैन ओवरकम द चैलेंजेस विद हिज और हर ओन डिटर्मिनेशन। तो अरुणिमा सिन्हा इज एक्चुअली a true example of human resilience. She belongs to उत्तर प्रदेश, और 1988 में उनका जन्म हुआ अम्बेडकर डिस्ट्रिक्ट में। और 2011 में अरुणिमा जब एक ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली ट्रैवल कर रही थी, तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, और उस इंसिडेंट में ऐसा हुआ कि शी गॉट इंजर्ड, और उनका जो पैर हैं वो दोनों पैर अनफॉर्चुनेटली चले गए। शी लॉस्ट बोथ हर लेग्स।
तो अरुणिमा का पहले एक्चुअली पुलिस ऑफिसर बनने का सपना था, बट हम सब समझ सकते हैं कि ऐसे कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो कोई भी हताश और निराश हो जाएगा, समझ नहीं आता है कि लाइफ में हम क्या करें। तो अरुणिमा का जब एक्सीडेंट हुआ तो डेफिनेटली शी वॉज ऑल्सो डिमोटिवेटेड, शैटर्ड, बट देन शी हैड द करेज, और उन्होंने अपने आप को एक ये लक्ष्य दिया कि मैं एक एम्प्यूटी माउंटेनियर बनूंगी, वुमेन एम्प्यूटी माउंटेनियर ऐसी बनूंगी जो कि माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, उस पे मैं इंडिया का तिरंगा, इंडिया का ध्वज को मैं फहराऊंगी। ये उन्होंने टारगेट लिया। और हम सब समझ सकते हैं कि कितनी डिफिकल्टीज, कितनी कठिनाइयां आई होंगी उनकी लाइफ में, लेकिन उन्होंने मई 2013 में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट। वहां पे भारत का तिरंगा फहराया उन्होंने, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस विच शी फेस्ड। और वो यहाँ पे नहीं रुकी, उन्होंने उसके साथ में फिर बाद में शी कॉन्कर्ड द ऑल 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो है एडवर्सिटी को ओवरकम किया, किस तरीके से उन्होंने अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को रखा, अपने टारगेट को रखा। और ये उनकी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन थी जिससे वो अपने लाइफ में इन सब चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ी। और उसके बाद भी उनके जो फिलेंथ्रोपिक एंडीवर्स हैं, जो समाज के लिए कार्य करने का उनका जज्बा है, वो उन्होंने किया। और उन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्ट की अरुणिमा फाउंडेशन के नाम से, जो कि पीपल विद डिसेबिलिटीज को, जो कि स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, जो इस तरीके का काम करना चाहते हैं, उनको मदद कर रहे हैं काफी सालों से। तो मैंने उनकी स्टोरी इसलिए आप सबके जहन में लाना जरूरी समझा कि हमारी अगर मानसिकता, अगर हमारा लक्ष्य क्लियर हो हमारे दिमाग में, अगर हमारे पास पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ हो, and we have determination, we have perseverance, then definitely we all can overcome the seemingly unsurmountable challenges जो हमें लगता है कि हम अचीव नहीं कर सकते, उनको भी हम अपनी इच्छा शक्ति और अपनी मेहनत से पा सकते हैं। and we can definitely achieve extraordinary things in life, right? तो ये फ्रेंड्स बात मैं बताना चाह रही थी आपको उनके एग्जाम्पल से। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज जी। तो सब्जेक्ट वाइज में अगर हमारा है, जो पहला पेपर है वो है जनरल स्टडीज। फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूंगी, मैं ऐसे के बारे में बाद में बात करूंगी, पहले मैं जीएस के बारे में बात करती हूँ। तो पहला पेपर है इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी, मोटा मोटी इसके बारे में है। तो हमें इंडियन हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, सोसाइटी, इसके बारे में पढ़ना होगा। ऑल्सो फोकस ऑन द की इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। उनसे रिलेटेड कोई कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं, कोई करंट अफेयर्स हैं, वो हमें ध्यान में रखने हैं। एंड डेफिनेटली वी हैव टू प्रैक्टिस दी आंसर राइटिंग। और हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, हेरिटेज के लिए मैं इम्पॉर्टेंट एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारी एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं क्लास 6 से क्लास 12, उनको जरूर पढ़ें, राइट। पेपर नंबर 2 है हमारा जीएस पेपर 2, जो कि हमारी बात करता है गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हमको पता है कि ये इसमें कुछ तो सब्जेक्ट है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हो रहा है, और कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि करंट अफेयर से भी रूल होता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी हमारी जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी से रिलेटेड जो हमारी एनसीईआरटी है, उसको हमें पढ़ना है। डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन की एक अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स को भी हमें ध्यान में रखना है। किसी ने अभी ये कमेंट लिखा है कि मैम अगर एनसीईआरटी केवल 11-12 पढ़े तो काम चल जाएगा क्या? मेरी सजेशन ये है कि जनरली क्लास 6 से, क्योंकि ये हो सकता है, डेफिनेटली आई एग्री कि क्लास 6, 7 वाली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन उनको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमें एक
लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जो कि सिस्टमैटिकली इवॉल्व करे। ठीक है, तो एनसीईआरटीज पढ़ने में समय ज्यादा नहीं लगता है। क्लास 6, 7, 8 की तो बहुत इजी है पढ़ना, बहुत जल्दी आप कंप्लीट भी कर लेंगे और याद भी रहती है। तो हमारी जो एनसीईआरटी है 6 से 12 उनके बारे में हम पढ़े। पेपर नंबर 3 है जो कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज से डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज। ऑल्सो हमें, क्योंकि अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो वी नीड टू ऑल्सो स्टडी द इंटरलिंकेजेस बिटवीन द इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और फ्रेंड्स कोशिश करें कि इसमें अगर हम जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का अगर हम यूज कर पाए तो ये इस सब्जेक्ट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। पेपर नंबर 4 जो है जीएस का वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो व्हाट इज बेसिकली एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड? फ्रेंड्स मेरे टाइम में ये सब्जेक्ट नहीं था, ये बाद में यूपीएससी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली दे एक्चुअली वांट एंड ट्राई टू जज दैट अगर इस एस्पिरेंट का सिलेक्शन होता है तो क्या उनका मॉरल एप्टीट्यूड और क्या उनका ऐसा एथिकल एप्टीट्यूड है कि वो सिविल सर्विसेज में आके एक्चुअली में देश के लिए, पब्लिक के लिए काम करेंगे। राइट, सो ये डेफिनेटली जरूरी है कि हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ईआई, हमारा जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं, टफ सिचुएशन को कैसे हम हैंडल कर रहे हैं, और हमारा ओवरऑल एथिकल एंड मॉरल जो बिहेवियर है वो कैसा है सिचुएशन में। अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, अपने लेवल पे करनी है, तो क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बेसिकली इस तरीके का ये जो सब्जेक्ट है। एंड हमें इसमें एथिकल थियोरीज और प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ते हैं। हमें इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर सिविल सर्वेंट्स उसको पढ़ना पड़ता है। एंड देयरफॉर वी नीड टू डेवलप our clarity and stand on the ethical dilemmas and various scenarios in the society that we need to develop. And it is also important to understand that हमारी जो भी हम उसमें रीजनिंग लिख रहे हैं वो लॉजिकल रीजनिंग हो। तो you need to develop your understanding on the issue, have a clarity, और उसमें फिर आपका स्टैंड और आपका उसमें डिसीजन क्या होगा, ये सबको फ्रेंड्स हमें जहन में ला के हमें आंसर लिखना है। तो बेसिकली जो भी जीएस के जो चारों पेपर हैं वो दे आर डीलिंग ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, बट उनकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में अभी डिस्कस करूंगी, वो लगभग सेम है। इससे पहले अब मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि हम ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करें। तो फ्रेंड्स हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल होते थे। एक ऑप्शनल हमें लेना होता था प्रीलिम्स में और 2 ऑप्शनल लेने होते थे हमें मेंस के लिए। लेकिन अब जो है प्रीलिम्स में कोई ऑप्शनल नहीं है, सीसेट में कोई ऑप्शनल नहीं है। अब हमारे को सिर्फ मेंस में ही 2 ऑप्शनल लेने होते हैं। तो मेरे टाइम में ऑप्शनल थे, कॉमर्स था मेरा प्रीलिम्स में, और मेंस में मेरे 2 ऑप्शनल थे, कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, तो अब अगर हम देखें कि हाउ डू वी एक्चुअली सिलेक्ट एन ऑप्शनल, तो कई एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैम जरूरी है कि जो हमने ऑप्शनल जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा है, बिकॉज हमारा जो यूपीएससी को अपीयर करने का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन है। और ऑप्शनल में भी एक्चुअली अगर आप यूपीएससी का जो अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा है कि एस्पिरेंट की जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होनी चाहिए वो शुड बी एटलीस्ट अप टू दी ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो अगर हम ग्रेजुएशन लेवल तक की अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो कई एस्पिरेंट्स को ये भी लगता है कि ग्रेजुएशन वाला ही सब्जेक्ट लें, लेकिन कई एस्पिरेंट्स को ऐसे लगता है कि ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में वो कंफर्टेबल नहीं है, या उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, या उसमें स्टडी मटेरियल नहीं है, तो दे टेंड टू चेंज द सब्जेक्ट।
तो मेरा जैसे मेंस में मेरा था कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इसलिए लिया कि हमें एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग देता है कि सिलेक्शन के बाद एज ऑफिसर मेरी क्या जिम्मेवारी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हाउ डू आई डिस्चार्ज माई ड्यूटीज, एक ऑफिसर किस कोड ऑफ कंडक्ट में काम करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या न्यूएंसेस हैं, कैसे कैसे फैक्टर्स हैं, व्हाट आर दी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स विच आर देयर। और वो कहीं ना कहीं पॉलिटी से भी डिराइव होता है, उसका कुछ जो पार्ट है वो पॉलिटी और इवन लॉ से भी रिलेटेड है। और क्योंकि मैं लॉ भी कर रही थी उस टाइम में, तो मुझे लगा कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो अब कैसे हम सिलेक्ट करें, अगर हम जनरली बात करें दैट हाउ डू वी एक्चुअली सिलेक्ट द ऑप्शनल, तो एक तो ये है कि इंटरेस्ट और आपका एप्टीट्यूड, कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। सो चूज अ सब्जेक्ट दैट जेन्युइनली इंटरेस्ट यू एंड अलाइंस विद योर एप्टीट्यूड। अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो तो फिर फायदा नहीं है, राइट। और साथ ही साथ में उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, उसमें स्टडी मटेरियल कितना है, उसमें बुक्स नोट्स वगैरह कितने अवेलेबल हैं, प्रीवियस नॉलेज और बैकग्राउंड, मतलब अगर आपका पहले का अगर कोई बैकग्राउंड है और उससे मिलता जुलता अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली थोड़ा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है वो इतना चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके पास कई बार पहले की जो पढ़ी हुई नॉलेज है वो आपके काम में आए। देन डेफिनेटली कितना उसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसका सिलेबस को ढंग से पढ़ना, और क्या उसमें जो टॉपिक है उसका किसी सब्जेक्ट से ओवरलैप है। जैसे जीएस में कोई सब्जेक्ट्स हैं, कोई टॉपिक्स हैं, क्या इस वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट के ओवरलैप हैं, एंड देन कितना टाइम एंड एनर्जी you are willing and you are able to invest in the studies। तो ये सब चीजें हैं कि आपका इंटरेस्ट एप्टीट्यूड क्या है, आप तैयारी कहाँ से कर रहे हो, उसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, मार्क्स कैसे आते हैं, गो थ्रू लास्ट थ्री इयर्स क्वेश्चन पेपर, है ना। तो उस तरीके से करें। एंड देन देयर इज नो यूनिवर्सल बेस्ट ऑप्शनल, मतलब कोई एक यूनिवर्सल बेस्ट ऑप्शनल मुझे नहीं लगता है कि है, राइट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शनल की तैयारी करो, आप ऑप्शन को सिलेक्ट करो और फिर उसकी तैयारी करो। नाउ वी कम फ्रेंड्स टू द एसे राइटिंग। तो ऐसे हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और मेरे टाइम में जब मैंने अपीयर किया था तो एक ऐसे आता था, वी हैड टू राइट वन ऐसे। बट अभी क्या है, यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया, तो अब 2 एसेस लिखने होते हैं। तो 2 ऐसे लिखने हैं, तो किस तरीके से हम ऐसे का टॉपिक चूज करें और क्या टॉपिक लें और उसके बारे में हम क्या लिखें, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम एक तो जो ऐसे का टॉपिक है उस टॉपिक को ठीक से समझें। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलता है तो आप इमीडिएटली नहीं आप करना शुरू कर दो, ठीक है। डू नॉट जस्ट जंप एंड स्टार्ट राइटिंग योर एसे, मेक अ स्ट्रक्चर। तो मेक अ स्ट्रक्चर में क्या है कि हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में ध्यान देना है। 10, 15, 20 मिनट हमें दिमाग में सोचना है कि ये टॉपिक क्या कह रहा है, क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं, उसके पॉइंटर्स बनाइए। तो स्पेंड सम गुड टाइम इन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मेकिंग एन आउटलाइन ऑफ द एसे, मतलब हमारे इसमें बुलेट्स क्या क्या होंगे, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू कैटेगराइज देम कि इंट्रोडक्शन में मुझे ये डालना है, मेरा मेन बॉडी में ये होगा, मेन बॉडी में भी पैराग्राफिंग होगी, पैराग्राफिंग में भी हमारे जो है कुछ आप डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज करते हैं। एंड देन उसके बाद में जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में एक एसेंस ड्रॉ होना चाहिए, आप जो बात कहना चाह रहे हो, ठीक है, ताकि अगर वो लास्ट के 2 पैराग्राफ पढ़े एग्जामिनर तो उनको समझ में आए कि व्हाट इज इट दैट यू एक्चुअली वांट टू कन्वे। तो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमारा स्ट्रक्चर क्रिएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जो है हम जब एक्चुअली लिखना शुरू करें तो इंट्रोडक्शन में कोशिश करके कोई आपका एक ओवरव्यू अगर आप दे पाए अबाउट द टॉपिक, ऑफ कोर्स वो बहुत डिटेल में नहीं होगा, दैट वुड बी वेरी शॉर्ट, बट अगर उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, अगर वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाए वो बहुत अच्छा है।
इफ यू कैन स्टार्ट विद और इंक्लूड एनी एनेक्डोट, कोई कोट हो, कोई एनेक्डोट हो उस विषय से रिलेटेड जो आपके जहन में आए, उसको आप मेंशन कर सकते हैं. सो इन द इंट्रोडक्शन बिगिन विद अ कैप्टिवेटिंग इंट्रोडक्शन that grabs the reader's attention, that grabs the examiner's attention, and then also provide a brief overview of the topic and then present your thesis. और फिर हम जब स्ट्रक्चर स्टार्ट करें तो हम पैराग्राफ वाइज लिखें. अगर आप चाहते हैं तो पैराग्राफ में सब हेडिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन डेफिनेटली यूज योर सब हेडिंग्स इन द पैराग्राफ. एंड देन एक बैलेंस तरीके से, मतलब जो आप लिख रहे हैं वो क्लैरिटी में आपको एक्सप्रेस करना होगा, वो क्लियर हो जाए जो सामने वाला पढ़ रहा है कि भाई आपने क्या लिखा और आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो. आप उसमें चाहते हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स, आप उसमें इलोस्ट्रेशंस डाल सकते हैं. कोई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, आपने कोई पढ़े, इंडिया रिलेटेड, कोई आपकी स्टेट से रिलेटेड हो, कोई आपके आसपास के लोगों से रिलेटेड हो, तो जो कि रियल एग्जाम्पल्स हो विच ऑल्सो कैन बी वेरीफाइड लेटर ऑन. ऐसे एग्जाम्पल्स को, इलस्ट्रेशंस को आप यूज करें. एंड देन हमारा जो ग्रामर है वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका ग्रामर, आपका पंक्चुएशन, आपकी स्पेलिंग, यूज ऑफ वोकैबुलरी, मेकिंग द सेंटेंसेस, है ना, ये सब भी डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है. और जब भी हम ये कर रहे हैं तो आप जब एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आंसर राइटिंग जब की जब प्रैक्टिस करोगे तो एस्से के लिए भी टाइम मैनेजमेंट की भी तैयारी करो फ्रेंड्स. कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कुछ एस्पिरेंट्स को कि 40-45 मिनट तक वो उस एस्से का ड्राफ्ट ही बना रहे हैं, आउटलाइन ही बना रहे हैं, और जब वो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं लिखना तो उनके पास टाइम का अभाव रह जाता है. एंड देन दे हैव टू कट शॉर्ट देयर आइडियाज. सो कट शॉर्ट अगर आइडिया करना पड़ रहा है तो आपने जो इनिशियली अपने दिमाग में जो उसका फ्लो सोचा होगा, जो स्ट्रक्चर सोचा होगा, वो आप ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम वो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दें. तो टाइम मैनेजमेंट तभी इम्प्रूव होगा जब आप इनिशियली जब आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम में आप उसको प्रैक्टिस में लेके आओ. राइट. सो रिमेंबर, एस्से राइटिंग इज एन अपॉर्चुनिटी एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर पार्ट ऑल्सो टू रिफ्लेक्ट आवर एनालिटिकल थिंकिंग, नॉलेज एंड एक्सप्रेशन. हम किस तरीके से एक कंसिस्टेंसी को लाते हुए क्रिटिकली भी अगर कोई सिचुएशन है तो उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हम उसको आंसर करें. फ्रेंड्स, टाइम का अभाव है इसलिए मैं जो है यहाँ पे ये नहीं बता पाऊंगी, कोई एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक है तो हम इसमें करें. अब मैं ओवरऑल मेंस के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी इफेक्टिव प्रिपरेशन की क्या होनी चाहिए, तो वो 3-4 पॉइंट्स जो कि कमेंट बॉक्स में भी किसी ने लिखा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, प्लानिंग के बारे में पूछ रहे हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स एक बात है कि हमारी जब भी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लानिंग से मेरा मतलब क्या है कि आपका सपोज एक एस्पिरेंट ने लिखा है कि मैम माय फर्स्ट अटेम्प्ट इज 2025, तो वेरी नाइस. अगर आपका 2025 में है तो आपके पास टाइम है, लेकिन तैयारी फिर भी आपको मुझे लगता है शुरू कर देनी चाहिए. और एटलीस्ट 2024 के मई जून से, जो बेसिकली पेपर जब अगर प्रीलिम्स का 25 में देना है तो उससे 1 साल पहले से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी को शुरू कर देना पड़ेगा. ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट जो इफेक्टिव प्लानिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हम ओवरऑल टाइम की बात करें तो मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर सपोज हम नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर 24 जून में अगर प्रीलिम्स देना है, वो मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, तो शुरू के 6 महीने मतलब अब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. और शुरू के 6 महीने एटलीस्ट टिल अक्टूबर one should try and focus on your prelims and mains. प्री और मेंस दोनों को हमें ध्यान में रख के तैयारी करनी चाहिए. और उसके बाद फिर हम लगभग 3 से 4 महीने हम मेंस की तैयारी पे करें. और जो वो हम 3 से 4 महीने मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें फ्रेंड्स हमारा फोकस होना चाहिए आंसर राइटिंग के ऊपर. उसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि आपकी जो बेसिक नोट्स हैं जो आप बाद में रिवाइज करोगे वो नोट्स आपके रेडी हो जाएं. और उसके बाद में फिर जो
टाइम आपको मिलेगा जब मेंस का एग्जाम आप एक्चुअली लिख रहे होगे, उस टाइम में फ्रेंड्स समय कम रहता है। तो ये वाला जो टाइम है इसमें आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना होगा। आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए जो कि आप बाद में रिवाइज करोगे व्हेन यू आर एक्चुअली अपेयरिंग फॉर मेंस। एंड देन जब प्रीलिम्स का डेट आ जाए तो उससे 2 से 3 महीने पहले शिफ्ट टू द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो ये फ्रेंड्स स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने भी अडॉप्ट की और मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को सजेस्ट भी करती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम रियलिस्टिक टारगेट्स अपने फिक्स करें। उसके अंदर मैं एक चीज बोलती हूँ VGPA, विजन, गोल, प्लान एंड एक्शन। तो व्हाट इज योर ओवरऑल विजन कि आपने क्या अपने आप को टारगेट दिया कि हम यूपीएससी का एग्जाम हम कितने टाइम में क्लियर करेंगे, 2 साल 3 साल, वो एक आपका ओरिएंटेशन एक होना चाहिए। फिर देन ब्रेक इट टू दी अचीवेबल यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज गोल, और उसको अचीव करने के लिए आपका एक प्लान होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, राइट। एंड देन टेकिंग एक्शन विच इज द स्टेप्स। So vision, goal, plan and action friends, it is very important. So create a schedule, set realistic target and focus on the quality study. जो हमारा जो अब जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि समय हमेशा से ही कम लगेगा, और क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप साथ में कुछ कर भी रहे होते हैं। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स अलॉन्ग विद योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, तो उसके साथ भी ये जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें कितना घंटा दे सकते हो। मिनिमम मुझे लगता है फ्रेंड्स 8 से 10 घंटे तो आपको 1 साल पढ़ना ही पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। और जब एग्जाम पास में आ जाता है तो 14, 15, 16 घंटे बेसिकली हमें पढ़ना होता है। अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अ सबैटिकल फॉर फ्यू मंथ्स एंड फोकस ऑन योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो प्लानिंग एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। और साथ ही साथ में हम क्या पढ़ रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप क्या स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, उससे आपके किस तरीके से आपके नोट्स बन रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स डेफिनेटली पढ़ना है, और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पे भी हमें ध्यान देना है जो कि करंट अफेयर्स में भी काम करते हैं और आपके मेंस की आंसर राइटिंग में भी काम करते हैं, प्रीलिम्स में भी काम करते हैं। कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जैसे माईगॉव इंडिया, PIB, जिसमें आपको अपडेट्स बहुत रेगुलर मिलते हैं, तो उनको देखिए। नीति आयोग की वेबसाइट से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एंड डेफिनेटली आपको एक आइडिया लेने के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, ये भी फ्रेंड्स ज़रूरी है कि लास्ट 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखें। एंड देन गो फॉर सम मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज। और वो ऐसा नहीं कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही जाके मॉक टेस्ट आपको ये करना है। यू कैन ऑल्सो हैव योर इंटरनल सिस्टम इन द सेंस ऑफ कि मार्केट में जो पहले के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका कोई ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, तो उसके लिए आप साथ में तैयारी कर सकते हैं। एंड यू कैन अपीयर एंड देन क्रॉस चेक करके चेकिंग कर सकते हैं। तो उस तरीके से है फ्रेंड्स कि हमें इम्पॉर्टेंट है that we understand the relevance of time management, we understand the importance of appropriate and right study material, and then balancing the preparation is very important. तो अब हम फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है यूपीएससी की मेंस का, उस पे मैं आ जाती हूँ। तो सबसे पहले जब हम मेंस के लिए आंसर राइटिंग के ऊपर अगर हम बात करें, तो आंसर राइटिंग में फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम सबसे पहले आंसर को समझें, क्वेश्चन को समझें, और उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं उसको समझना चाहिए। तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन मेक अ ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। अब हर इसमें क्या है कि यूपीएससी का जो मेंस का है उसमें आपके पास एक शीट आती है, बेसिकली एक बुकलेट मिलती है जिसमें क्वेश्चन में लिखा होता है और उसी के नीचे आपको आंसर लिखने, राइट। तो आपके पास में और ऐसा भी है कि आपके पास में वो बुकलेट है, तो बेसिकली आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आप हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर राइटिंग में बनाओ। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी इस चीज को डेवलप करें कि हमारा माइंड में एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, या हम क्वेश्चन पेपर पे लिख लें साइड में, या आप कोई एक रफ स्पेस बना लें उसमें लिख लें, अपने आंसर शीट में कोई रफ स्पेस डेवलप कर लें उसमें लिख लें। तो स्ट्रक्चर योर आंसर, देन व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यूज सब हेडिंग्स, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको हाईलाइट करो।
एंड देन ऑल्सो सप्लीमेंट इट विद योर एग्जाम्पल्स, विद योर इलस्ट्रेशंस। कोई एविडेंस है तो उसको करो। और देन अगर कोई एनालिटिकल क्वेश्चन है तो उसके साथ में अगर कोई एनालिटिकल कोई क्वेश्चन है तो उसको हमें एनालाइज करके इवेल्युएट करके एक अपना बैलेंस्ड ओपिनियन देना है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज आपको एज एग्जामिनेशन में अवॉइड करना चाहिए लिखने का। एंड देन जो हमारा ये है कंटेक्स्ट और उसका जो रेलेवेंस है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें 5-10 मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और वो आपको तब आएंगी जब आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तब आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की हो और तब आपने मॉक टेस्ट दिए हो, तब आपने अपने आप को इवेल्युएट किया हो। और एक फ्रेंड्स अभी कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा कि हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो अग्री कि हैंड राइटिंग मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत सुंदर होनी चाहिए, बट हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि लेजिबल हो, जो कि पढ़ी जाए। क्योंकि अगर आप इतना बुरी तरीके से लिखोगे कि समझ ही नहीं आ रहा एग्जामिनर को, तो वो डेफिनेटली इतने एफर्ट नहीं करेंगे उसको समझने में और आपको मार्क्स देने में। तो मैंने भी फ्रेंड्स अपनी हैंड राइटिंग, खैर कॉलेज टाइम में नहीं बट मैंने स्कूल टाइम में अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करी थी विद द हेल्प ऑफ माई टीचर्स, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अदरवाइज नंबर कम रह जाएंगे। तो मैंने काफ़ी मेहनत करी और हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बातें हैं आंसर राइटिंग की कि हम एक स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में लेके आए। आपको रफ स्पेस यूज़ करना उसको करें, उसके सब हेडिंग्स यूज़ करें, अंडरलाइनिंग यूज़ करें, यूज़ योर एग्जाम्पल्स, यूज़ इलस्ट्रेशंस, एविडेंसेस। कोई अगर एनालिटिकल क्वेश्चन है तो उसमें हम रीजनिंग विद लॉजिक हम यूज़ करें और फिर उसको हम अच्छे से लिखें। और मेंस के लिए फ्रेंड्स और भी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो रिपीटेड रिविजन्स हो, हमारा जो रिवीजन है उसको रिपीटेड तरीके से हम करें ताकि हम एंड में जब हमारा एक्चुअली मेंस का एग्जाम जो होता है वो सुबह शाम के पेपर होते हैं और लगातार पेपर होते हैं, कंसेक्यूटिव डेज में होते हैं। तो आपके पास में इतना समय नहीं होगा कि आप पूरी किताब पढ़ो। तो रिपीटेड रिवीजन करने के लिए आपके जो खुद के जो हैंड नोट्स हैं, या आपको जैसे मेरा जो पैटर्न था वो ये होता था कि अगर मैं कोई स्टडी मटेरियल पढ़ रही हूँ, कोई बुक पढ़ रही हूँ, तो उसके साथ ही मैं अपने हाथ से लिख के नोट्स को क्लिप करती थी, अटैच करती थी, पेपर पे लिख के उसको अटैच करती थी, ताकि जब लास्ट में मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मैं सिर्फ उसी को ही पढ़ रही हूँ, मैं पूरी बुक नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे ये पता है। तो वही फ्रेंड्स मेरे को बहुत उसने मदद की। अनफॉर्चुनेटली किसी ने कमेंट में लिखा है कि मैम आपके नोट्स मिल सकते हैं क्या। फ्रेंड्स मेरे नोट्स नहीं है मेरे पास। मेरा जब सिलेक्शन हो गया था तो उसके बाद में कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था और मैंने उनको दे दिया। अनफॉर्चुनेटली तब मुझे इतना जहन में नहीं आया कि मैं उनकी कॉपी रख सकती थी, और मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने उनकी कॉपी नहीं रखी है, तो अब मेरे पास वो नहीं है मेरे पास में मेरे नोट्स। बट एनी हाउ मेरा ये जो प्रयास है कि मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ये उसी डायरेक्शन में है। तो रिपीटेड रिवीजन, हमारे खुद के नोट्स, हमारे जो नोट्स हैं वो कंसाइज होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि जिसमें उस एग्जाम्पल को लेके, उस क्वेश्चन को लेके अगर जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो उसमें कवर होनी चाहिए। एंड देन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रही बात मेंस की तैयारी की, मेंस की आंसर राइटिंग की। फ्रेंड्स मैं डेलिबरेटली जो है किसी किताब का नाम नहीं मेंशन करती हूँ, क्योंकि सबका अपना तरीका है पढ़ने का। आपको कोई किताब अच्छी लग सकती है, कोई नहीं लग सकती है, लेकिन हाँ ये बात है कि एनसीईआरटीज़ को डेफिनेटली पढ़ना है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स को डेफिनेटली पढ़ना है। गवर्नमेंट की कुछ पब्लिकेशन है जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, ये मैगजीन्स हैं जो कि हमारे जो है ऐसे में मदद करती हैं, मेंस में भी आंसर राइटिंग में मदद करती हैं। फिर करंट अफेयर्स के लिए आपको 1-2 मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी, न्यूज़पेपर्स हैं जो पढ़ने चाहिए, और डेफिनेटली जो बुक्स हैं, जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं वो हमें पढ़नी है। तो देन अब कुछ क्वेश्चन जो इसमें भी आया उसके 3-4 कुछ ऐसे हैं सवाल जो कि रिपीटेड से हैं, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे किसी ने पूछा कि हम फोकस को कैसे मेंटेन करें, तो हाउ डू वी मेंटेन द फोकस एंड हाउ डू वी हैव दैट सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हमारी जो इनर मोटिवेशन है वो उसी से ही डिराइव होगी। एंड उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट वी नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट। सो नो योर वीक एरियाज एंड प्रायोरिटाइज एंड आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। एंड देन उसके साथ साथ डिसिप्लिन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें फोकस तरीके से काम करना है। तो ब्रेक योर गोल्स इनटू अचीवेबल यूनिट्स। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी जो मैं सारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, वो है 4 P's: पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक। पैशन इसलिए जरूरी है कि आपको जुनून होना चाहिए कि आपको ये लक्ष्य को प्राप्त करना है। पेशेंस इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि वो आप फर्स्ट टाइम में ना कर पाओ। परसिवरेंस इसलिए जरूरी है कि उसमें एफर्ट देते रहने की आवश्यकता है। एंड देन विज अ पॉजिटिव आउटलुक कि हाँ हम ये अचीव करेंगे। तो इस तरीके का जब आप माइंडसेट से तैयारी करोगे तो जब लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन भी आएंगे तब भी आप उससे ओवरकम करने का प्रयास डेफिनेटली करोगे। और आपकी लाइफ में जो मेंटर्स हैं, आपकी लाइफ में जो जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली या पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा से आपकी हेल्प की है, तो उनकी मदद भी जरूर लें। डू नॉट हेजिटेट इन सीकिंग हेल्प व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, व्हेन यू आर इन सेल्फ डाउट, तो ये भी जरूरी है। और स्टेइंग काम, टेकिंग एडिक्वेट ब्रेक्स इन बिटवीन। और ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम ऐसा है ना कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लो बीपी होना, एंजाइटी डेवलप होना, डिप्रेशन होना, ये सब भी आने लगता है क्योंकि हम सोशली कट ऑफ हो जाते हैं। हमने जो वर्ड अभी देखा कोविड में, क्वारंटीन, तो बेसिकली मैं एक सेल्फ क्वारंटीन में थी जब मैं तैयारी कर रही थी, और सारे ही एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे होते हैं, सीरियस जो तैयारी कर रहे होते हैं, वो एक अपने सेल्फ क्वारंटीन में वो करते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए स्टेइंग काम, टेकिंग एडिक्वेट ब्रेक्स, गिविंग अटेंशन टू योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी हॉबीज है उस पर थोड़ा सा टाइम डिवोट करो जब भी आपका मन करता है। और फ्रेंड्स फिर एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे भी किसी ने पूछा हुआ था कि हाउ मेनी आवर्स टू डिवोट इन अ डे। फ्रेंड्स देखिए 10 से 12 घंटे कम से कम एक साल के लिए आप मान के चलो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे कम में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट है, ना कि क्वांटिटी। और इसके अलावा जब हमारा एग्जाम सिर पे आ जाता है, जब आपका प्रीलिम्स आ गया, जब आपका मेंस आ गया, तो उसके 2-3 महीने पहले बिल्कुल आपको 14-15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स रियलिस्टिकली बात यह है कि सिलेबस इतना वास्ट है, इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है कि एंड कंपटीशन इज सो टफ। आपके साथ कितने लाख बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन सब से कैसे आगे निकलोगे? क्या एज है आपका? आपकी मेहनत, आपकी जो कठिनाइयां हैं जिंदगी में, उनको ओवरकम करके आगे बढ़ना, यही सब आपकी स्ट्रेंथ है जो आगे आपको लेके जाएगा। एंड डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ टाइम जो मैंने बोला वो इम्पोर्टेंट है। देन फ्रेंड्स मैंने ऑप्शनल के बारे में बात कर ली, मैंने ऐसे राइटिंग के बारे में बात करी। कुछ फ्रेंड्स ने ये पूछा हुआ है कोचिंग नेसेसरी है क्या? फ्रेंड्स कोचिंग लेनी है या नहीं लेना है, ये डेफिनेटली आपकी अप्रोच है। कई एस्पिरेंट्स हैं जो कोचिंग में कंफर्टेबल नहीं होते, और एक ये भी बात है कि कोचिंग में क्या होता है कि आपके पास में कई बार आप जिस लोकेशन में वहाँ अच्छी कोचिंग नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ सेल्फ स्टडी अगर आप बुरी कोचिंग में जाएंगे तो यू विल एक्चुअली एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। और कोई भी कोचिंग फ्री नहीं होती है, सब में पैसा देना पड़ता है, तो फाइनेंशियल भी स्टेक्स इन्वॉल्व है। कोई आपकी ऐसी कोचिंग है जिसमें चेंज ऑफ लोकेशन आपको करनी पड़ेगी, तो वहाँ रहने का खर्चा, लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज होंगे, ये सब चीज़ें हैं। आज के दिन में बहुत सारी ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, स्पेशली ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, तो वो भी देख सकते हैं, ग्रुप स्टडीज कर सकते हैं, या खुद की स्टडी, जैसे अगर आपको जो कंफर्टेबल है उसको आपको अपने आप ये करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कुछ मेरी तरफ से थे। मैं 2-3 क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। तो एक क्वेश्चन तो रिपीटेडली पूछा गया है कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी। ये फ्रेंड्स मैंने आंसर किया कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। एक क्वेश्चन ये था करंट अफेयर्स। एक क्वेश्चन ये है इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक कोचिंग।
फ्रेंड्स, कोचिंग के बारे में मैंने बताया कि डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच एंड देन देयर आर वेरियस अदर थिंग्स विच नीड टू बी सीन। किसी ने ये पूछा है व्हाट इज द रिसोर्स फॉर करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, रिसोर्स फॉर करंट अफेयर्स क्या है? रिसोर्स फॉर करंट अफेयर्स देखिए, डेफिनेटली आपकी जो मैगजीन्स हैं वो होती हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स जो हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी के लिए रेलिवेंट है, वो मार्केट में आप देखेंगे तो पता लग जाएगा, वो है। और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका जो न्यूज़पेपर है, आपका जो अखबार है, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स। किसी ने ये लिखा है आई वॉन्ट टू अपीयर फॉर 2024 व्हाट शुड बी माई प्लान। फ्रेंड्स, मैंने ब्रीफली बताया कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है तो अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए तो कम से कम अक्टूबर नवंबर तक इनिशियली 5 से 6 महीने आपको पूरा सिलेबस यूपीएससी का प्री कम मेंस का कवर करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में आप 3 से 4 महीने जो है मेंस के ऊपर फोकस करें। जब मैं मेंस के ऊपर फोकस करने की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर आपको जो है मेंस के जो नोट्स बनाने हैं अपने, उसके ऊपर ध्यान देना है, आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है ना, मॉक टेस्ट अपियर करने हैं, ये सब चीजें करनी है। और फिर जब प्रीलिम्स आएगा, मई में जब प्रीलिम्स आएगा, जून में या जब भी आएगा प्रीलिम्स, उससे 2 से 3 महीने पहले आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, क्योंकि इनकी तैयारी करने का ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है, क्योंकि प्री है पूरा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपके जो है एलिमिनेशन से भी आपके आंसर होंगे, और क्योंकि प्रीलिम्स में अब नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम गलत ऑप्शन ना एक्सरसाइज करें। इससे बेटर है कि लीव कर दे, इससे बेटर है क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करो। और इसके साथ साथ फिर हमारा जो मेंस है वो है सब्जेक्टिव, जिसमें एक्सप्रेशन, आपका एनालिटिकल थॉट्स, आपका रीजनिंग, योर क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट, दैट इज बीइंग टेस्टेड, राइट। और फिर जब आप प्री दे दो, मेंस दे दो, उसके बाद में डेफिनेटली इंटरव्यू की तैयारी है। एंड इंटरव्यू इज योर ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट कि व्हाई यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज। आप सिविल सर्विसेज में आओगे तो आप कैसे देश के लिए काम करोगे, कैसे उसके लिए कारगर साबित होगे सर्विसेज में आके, है ना। तो ये सब चीजें हैं एंड दिस इज माय सजेशन और अ प्लान फॉर अपियरिंग फॉर 2024 एग्जामिनेशन। किसी ने एक ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर हम देखें तो स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव आया, स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल में बदलाव आया। जो तैयारी थी वो फिजिकल होती थी, पहले वो ऑनलाइन में बदल गई, एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा, ऑनलाइन एग्जाम्स होने लगे। तो ये जो डिस्ट्रेस है ये सबकी जिंदगी में आया। हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन में देखा किस तरीके से हमारे सिस्टम्स चेंज हुए, फिजिकल से ऑनलाइन मीटिंग्स, ई फाइल्स, ई ऑफिस, इस पे हम शिफ्ट हुए। तो मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम थोड़ा सा अपने बारे में जाने, अपने आप को जाने कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो यू हैव टू बेसिकली ट्राई एंड मिनिमाइज योर वीकनेस एंड लिवरेज ऑन योर स्ट्रेंथ। आपको किस चीज से खुशी मिलती है, व्हाट आर द थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो इसमें क्या है कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आपकी हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो काम करने से अच्छा लगता है वो कीजिए, चाहे वो लिसनिंग म्यूजिक हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो आर्ट हो, पेंटिंग हो, रीडिंग बुक्स हो, टीवी देखना हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना हो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक कोट था कि अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये हमने सुना है कि अ साउंड माइंड, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो लीड्स टू अ गुड मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल इक्विलिब्रियम। सो वो भी, क्योंकि उससे हमारे जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होते हैं बॉडी से और हमें खुशी मिलती है, हमारे जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये वाले चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है मेरा सेशन तैयार स्टार्ट हुए। आई वुड लाइक टू एंड बाय टेकिंग अनदर, आई थिंक 1 or 2 क्वेश्चन। किसी ने ये पूछा है मैम इजी ऑप्शंस क्या हैं, इजी ऑप्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए।
फ्रेंड कोई भी ऑप्शनल इजी नहीं है, कोई भी ऑप्शनल टफ नहीं है, इट डिपेंड्स। मैंने सेशन के दौरान भी डिस्कस किया कि आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो क्या उसमें पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देखो, क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसमें मार्क्स कैसे आते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ऑप्शनल, उसमें स्टडी मटेरियल कितना अवेलेबल है और क्या वो आपके बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी में मदद कर रहा है, वो सब हमको देखना है, राइट। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी कि व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक मॉक्स। तो मॉक टेस्ट जो है फ्रेंड्स, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्री का तो डेफिनेटली जब आपका प्री का जब एग्जाम आने वाला होगा उससे 1-2 महीने पहले से आप मॉक, 2 से 3 महीने पहले से आप मॉक देना शुरू कर सकते हो। मेंस के मॉक की अगर हम बात करें तो मेंस का जो मॉक है वो आप जब आप तैयारी बीच में कर रहे हो, जब आप बेसिकली इनिशियली अपने नोट्स बना रहे हो उस टाइम में भी थोड़े बहुत दे सकते हो, और जब डेफिनेटली आपका जब मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है सितंबर अक्टूबर में, जब भी एग्जाम होगा तो वो उस टाइम में तो देने ही देने हैं, उन 2-3 महीनों में तो आपको देने ही देने हैं, ठीक है। और सिमिलरली आपके मॉक इंटरव्यूज हैं, जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा उस टाइम में आप अपने मॉक इंटरव्यू को आप अपीयर करो। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करी विद द फोकस ऑफ मेंस प्रिपरेशन, क्योंकि मेंस इस बार का सितंबर 23 में है और टाइम बहुत कम रह गया, हार्डली 2-2.5 महीने हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेबस रहता है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। तो मुझे वही लगा कि अगर मेरी सेशन से आपको कुछ मदद मिलती है तो आई डेफिनेटली फील वेरी हैप्पी एंड आई कीप ऑन डूइंग दिस फॉर हेल्पिंग विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू ऑल। तो लास्ट में मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, व्हाट इफ नॉट सिविल सर्विसेज, अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो डू नॉट बी डीमोटिवेटेड, डू नॉट बी डिजेक्टेड, क्योंकि हम सबको पता है कि सिलेक्शन का जो परसेंटेज है दैट इज इवन लेस देन 1%। तो ये तो बात जाननी ही पड़ेगी कि हो सकता है हो, हमारा हो सकता है नहीं हो। तो अगर नहीं भी होता है तो डू नॉट अज्यूम दैट इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। लाइफ विल डेफिनेटली गिव यू मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज टू अचीव योर ड्रीम, रीच आउट टू योर गोल। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में आपको मिलेंगी, तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, चलते ही रहना है हमें। हम सुनते हैं ना कि चलते रहने का नाम ही है जिंदगी। तो अगर एक्स तरीके से सक्सेस नहीं मिली तो डेफिनेटली वाई तरीके से आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड देन यू आर द की एजेंट। यूथ के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि यूथ आर द की एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री। हमारे देश को आगे ले जाने में आप सब पावर हो, एंड यू आर द की एजेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल चेंज, एंड देयरफॉर ट्राई एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। आप जहां भी किसी भी प्रोफेशन में, करियर में जाओ तो अपने देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करो। बहुत सारी गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें आप अपना योगदान दे सकते हो। अपने आसपास के लोगों की मदद करो। बेसिकली इंसान तो सच्चा वही है जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी कुछ करे, क्योंकि हम सबको पता है कि खुद के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन इंसान सच्चा और इंसान अच्छा वही है जो दूसरों के लिए भी कुछ करे। तो इसीलिए फ्रेंड्स ज़रूरी है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए, अपने अमृत काल में जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसमें हम अपना योगदान ज़रूर दें। माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उन सब में युवा शक्ति का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। तो हम इसी तरीके से अपने ऊपर विश्वास रखें। कीप टेलिंग टू योर सेल्फ दैट आई कैन एंड आई विल, एंड देन गिव योर बेस्ट, एंड देन इफ यू बिलीव इन योर ओन सेल्फ इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। इफ यू बिलीव इन योर ओन सेल्फ इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। एक हिंदी की छोटी सी कविता से मैं एंड करना चाहूंगी जो मैंने कुछ टाइम पहले भी आपके साथ शेयर की, कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अच्छा करते रहिए, और अपने जो इम्प्रिंट्स हैं, अपनी जो अच्छे कामों से लोगों की लाइफ को छूने का जो काम है वो आप करते रहें। हमेशा खुश रहें, मोटिवेटेड रहें, देश की उन्नति प्रगति में योगदान देते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने
साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए भी काम करें, यही आप सबसे अपील है। और आप सब आज सेशन में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। और आप अच्छा करियर चूज करें, आप अच्छी सर्विस में जाएं, एंटरप्रेन्योर्स बने और खुश रहें, देश की उन्नति प्रगति में योगदान दें। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।